डॉक्टर ने विराट को ठीक होने के बाद के प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझा दिया। कियारा ने सावधानी से नोट्स बना लिए ताकि विराट की देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। विराट ने सिर्फ कियारा को याद दिलाया कि कियारा को विराट के दिए हुए प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद जवाब देने के लिए वापस आना होगा। कियारा ने बिना वक्त गवाए जल्दी से अपना सामान लिया और कमरे से बाहर भाग गई। कियारा ने जब लिफ्ट में एंटर करने के बाद आईवी पर अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। कियारा का चेहरा बुरी तरह से लाल हो रहा था। कियारा ने तुरंत ही अपना चेहरा ढक लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विराट जो अभी तक कमरे में ही बैठा हुआ था कियारा के ऐसे भाग जाने की वजह से हंस रहा था। कियारा को ऐसे भागते देखकर विराट को एक अलग सी सैटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी, जैसे कि गर्मी से जलते हुए तन को पानी की परछाई नजर आ गई हो। कियारा जब टीना के घर पहुंची तो टीना घर पे नहीं थी, वो ऑफिस गई हुई थी और बच्चे भी अपने स्कूल गए हुए थे। रात भर भले ही कियारा अच्छे से नहीं सो पाई थी, लेकिन सुबह उसकी नींद पूरी हो गई थी। घर पर खाली बैठने से अच्छा कियारा ने सोचा कि वो सफाई ही कर ले। वैसे भी कियारा के पास खाली टाइम नहीं होता, इसलिए आज उसने इस टाइम का यूज करके टीना के घर की सफाई कर दी। टीना का घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उस घर को काफी अच्छे से डेकोरेट किया जा सकता था। कियारा को अपने घर को सजाने संवारने का बहुत शौक था, लेकिन कियारा जानती थी कि ये उसका घर नहीं था। कियारा टीना के घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी, इसीलिए कियारा वहां से बाहर निकलकर अपने लिए एक अलग घर ढूंढ रही थी। साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि कियारा कपिल और टीना को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि कियारा अपने बच्चों के साथ कहीं और शिफ्ट कर ले। कियारा ने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी और धोने वाले कपड़ों को भी अलग रख दिया। कियारा ने टीना के कमरे की भी अच्छे से सफाई कर दी। अब तक आधा दिन बीत चुका था। कियारा ने जब घड़ी देखी तो उसे याद आया कि काव्य और काय के स्कूल की छुट्टी होने का भी टाइम होने वाला था। कियारा ने खुश होकर मन ही मन सोचा, आज काव्य और काय को मैं ही स्कूल से पिक करने चली जाती हूँ और हम लोग साथ ही बाहर से ही लंच करके भी आ जाएंगे। उन दोनों के लिए एक अच्छी सी आउटिंग हो जाएगी। वैसे भी हम लोगों को साथ में टाइम नहीं मिलता। ये सोचकर कियारा मुस्कुरा दी। कियारा ने कपिल को कॉल करके कहा, कपिल आज तुम बच्चों को लेने मत जाना, मैं खुद उन्हें स्कूल लेने जा रही हूँ। कपिल ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम जाओगी कैसे? कियारा ने जवाब दिया, वो क्या है ना, वहाँ मेरे चॉपर को लंच करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कैब ले लूँ। कियारा की बात सुनकर कपिल ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, कियारा ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड हूँ कि तुम उन्हें लेने कैसे जाओगी। कियारा ने समझाते हुए कहा, कपिल तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से ले आऊंगी। कियारा की बात सुनकर कपिल को थोड़ी सी चिंता हुई। उसने कहा, काव्य और काय को ले जाने के लिए कैब यूज करना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन्हें पिक कर लेता हूँ। कपिल ने ये कहते हुए अपनी घड़ी देखी। दिन का ये टाइम सबसे ज्यादा ट्रैफिक और रश वाला होता है। कपिल को डर था कि ऐसे में कियारा कहीं खो न जाए। कियारा काफी सालों से शहर में नहीं थी, इतने टाइम में काफी कुछ बदल गया था। ये बात तो फाइनल थी कि अगर कियारा बच्चों को लेने गई तो उसके 100% चांसेस थे कि पहले तो वो बच्चों को लेने पहुंच ही नहीं पाएगी, और अगर पहुंच भी गई तो वापस आते टाइम जरूर रास्ता खो जाएगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि कपिल ही काव्य और काय को स्कूल से पिक करने के लिए जाए। यही सब सोचते हुए कपिल ने एक बार फिर से कहा, कियारा तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में उन्हें पिक करने के लिए चला जाऊंगा। कपिल की बात सुनते ही कियारा ने अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम बस अपना काम करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूं जो खो जाऊंगी। कपिल ने कियारा की आवाज में थोड़ी सी नाराजगी महसूस कर ली थी, इसलिए कपिल ने कियारा को समझाते हुए कहा, अरे यार वो बात ये नहीं है, मैं तो बस। कियारा ने तुरंत ही कपिल की बात काट दी और बोली, बस मैंने कह दिया ना कि मैं उन दोनों को लेने जा रही हूँ, तुम इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। इससे पहले कि कपिल कुछ और बोल पाता, कियारा ने बाय बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कपिल ये सुनकर थोड़ा टेंशन में था। कियारा अक्सर कपिल के साथ एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव करती थी जो अपने पेरेंट्स के साथ जिद करता हो। कपिल और कियारा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो कपिल से हमेशा ही बच्चे की तरह बात पर जिद करती रहती थी और अपनी बात मनवा लेती थी। ये कियारा का ऐसा साइड था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। अगर विराट भी इस टाइम कियारा को ऐसे देखता तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले ही विराट को कियारा की परवाह नहीं थी, पर फिर भी कियारा का इस तरह का बिहेवियर विराट को पसंद नहीं आता। शायद काया को उसकी क्यूटनेस कियारा से ही मिली थी। जहां तक काव्य की डायनामिक पर्सनालिटी का सवाल था, कियारा को ये नहीं पता था कि काव्य को वो किससे मिली थी। कियारा ने फटाफट घर को लॉक किया और तुरंत ही कैब लेकर स्कूल पहुंच गई। कियारा ने ड्राइवर को भी ज्यादा देर तक वेट नहीं करने दिया, क्योंकि कियारा बच्चों को जल्दी से जल्दी लेकर घर आना चाहती थी ताकि उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। उसके लिए फ्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अपनी मम्मा को स्कूल लेने आया देखकर काव्य और काय को भी बहुत खुशी हुई। वो तीनों मौज मस्ती करने के लिए सड़क की दूसरी तरफ बने शॉपिंग मॉल में चले गए। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर पहले उन लोगों ने खाना खाया और टीना के लिए भी खाने के लिए कुछ पैक करवा कर ही घर वापस आने का सोचा। पिछले कुछ दिनों से टीना बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, उसके पास बाहर आकर खाने का टाइम नहीं होता था, इसीलिए बच्चों ने सरप्राइज के तौर पर टीना के लिए खाना पैक करवाने का सोचा था। टीना के लिए खाने का ऑर्डर देते समय काय ने एक्साइटमेंट से उछलते हुए कहा, मम्मा टीना मासी के लिए वेजिटेबल फ्राइड राइस और मंचूरियन पैक करवाना। कियारा ने हैरानी से काय की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? काय ने उछलते हुए कहा, अरे मम्मा आप तो बुद्धू हो गए हो, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि टीना मौसी को वेजिटेबल फ्राइड राइस और मंचूरियन खाना कितना पसंद है। चलो ना मम्मा, हम उनके लिए वही पैक करवाएंगे। काव्य और काया टीना और उसकी पसंद को काफी अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि उन्होंने टीना के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। कियारा तुरंत ही राजी हो गई। उसने कहा, ठीक है चलो वही ऑर्डर करते हैं। तभी काव्य ने रुकते हुए कहा, और सलाद उसका क्या? काव्य सच में एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार बच्चा था। भले ही वो नॉर्मली काय की तरह बात करना पसंद नहीं करता था, फिर भी उसे सब कुछ याद रहता था। कियारा ने प्यार से काव्य का सर सहलाया और फिर सोचने लगी, विराट सर ने क्या कहा था कि जब तक मैं विराट के विला में उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक विराट सर इस बात को छोड़ने वाले नहीं। कियारा को अपने बच्चों की देखभाल और सिक्योरिटी के लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी और विराट वो सहारा बनने के लिए तैयार था। अगर कियारा विराट की बात मान लेती है तो विराट बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। जब कियारा विराट के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी, उसे विराट की दी हुई कंडीशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आखिर पिछले सालों में वो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि विराट इस बात के लिए 100% श्योर था कि कियारा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेगी। कियारा ने अपना सिर झटक दिया और उस बात को इग्नोर करने लगी, लेकिन कियारा का दिमाग बार बार उसी बारे में सोच रहा था। विराट की शर्त कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, कियारा हाँ बोलकर खुद को धोखा नहीं दे सकती थी। किसी भी इंसान को इस तरह के डिसीजन शांत दिमाग से और काफी सोच समझ के ही लेने चाहिए। अगर कियारा इस चक्कर में फंस गई तो वो सच में बेवकूफ बन सकती थी। कियारा यही सब सोच रही थी कि काया ने कियारा का हाथ खींचकर उसे केक शॉप की तरफ ले जाते हुए कहा, मम्मा मम्मा मुझे चॉकलेट केक खाना है। काया की आवाज सुनकर कियारा का ध्यान टूटा। उसने प्यार से काया की तरफ देखा। काया मीठे की बहुत ज्यादा शौकीन थी। उसे जब भी कोई बेकरी या मिठाई की दुकान दिख जाती तो काया ऐसे ही जिद करने लगती थी और उसे हमेशा कुछ न कुछ खरीद कर देना ही पड़ता था, तभी वो मानती थी। कियारा जानती थी कि आज भी काया कुछ लिए बिना मानने वाली नहीं थी। वो लगातार कियारा के सामने जिद करती रहती जब तक कि उसकी मनपसंद चीज उसे मिल न जाए। कियारा भी आज अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहती थी।
बड़ी मुश्किल से तो कियारा को उन दोनों के लिए टाइम मिल पाता था और उस पर इन्हें मना करके इस वक्त वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। कियारा ने बड़े ही प्यार से काव्य का सर सहलाते हुए पूछा, काव्य तुम्हें भी कुछ खाना है, बताओ क्या खाओगे? कियारा को याद आया कि काव्य को चॉकलेट ब्राउनी बहुत ज्यादा पसंद थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए काव्य को देखकर कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ब्राउनी ले लेते हैं। तभी काव्य ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं मम्मा, मुझे चीज केक चाहिए, वैसा वाला जैसा विराट अंकल ने हमारे लिए मंगवाया था। विराट का नाम सुनते ही कियारा का मूड फिर से खराब हो गया। उसने अपनी आईब्रो चढ़ा दी। कियारा के एक्सप्रेशंस देखते ही काव्य ने कंफ्यूजन से पूछा, मम्मा क्या हम चीज केक नहीं ले सकते? काव्य ने देखा कि कियारा बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, तो उसने दोबारा बड़े ध्यान से कियारा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप नाराज हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और हम आपको परेशान कर रहे हैं? काव्य का सर ये सब सोच सोच कर ही चकरा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी चिड़ी हुई दिख रही थी। कियारा ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों का सिर सहलाया और बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो चाहे खा सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम बोलो तो मैं एक की जगह दो भी दिला सकती हूँ। काव्य तुम्हें जो खाना हो वो ले लो और काय के लिए भी ऑर्डर कर दो। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एक साथ अपने क्वालिटी टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। कियारा के बच्चों के साथ ऐसे बाहर निकल पाना बहुत ही रेयर होता था, इसलिए कियारा को जब भी टाइम मिलता था वो उन्हें ऐसे ही ट्रीट देकर खुश करती रहती थी। आखिर वो दोनों ही तो कियारा के जीने की एक लौती वजह थी। इन्हीं दोनों के लिए तो कियारा इतनी मेहनत कर रही थी ताकि वो इन दोनों को वो जिंदगी दे सके जिसके वो हकदार थे। कियारा की बात सुनते ही दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए और अपनी पसंद की स्वीट्स और केक लेने के लिए दौड़ पड़े। कियारा ने उन दोनों को इतना खुश देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई और उनके पीछे पीछे चल दी। कियारा बच्चों को स्कूल से लेकर आने के बाद उन्हें लेकर पास ही के एक शॉपिंग मॉल चली गई। वो जब भी खाना खाने के लिए बाहर जाते थे तो हमेशा ही टीना के लिए कुछ न कुछ पैक करवा कर लेकर आते थे। बच्चे टीना की पसंद को बहुत अच्छे से जानते थे। थोड़ी देर में काया केक खाने के लिए जिद करने लगी और कियारा ने उन्हें केक लेने जाने दिया। काव्य और काया को जो भी कुछ चाहिए था कियारा ने उनके लिए खरीद लिया। जब लास्ट में बिल पेमेंट करने का टाइम आया तो काव्य ने शॉप के मालिक से 3 अलग अलग केक को अलग अलग पैक करने के लिए कहा, अंकल क्या आप ये तीनों केक मेरे लिए अलग अलग पैक कर सकते हैं प्लीज? कियारा ने कंफ्यूजन से काव्य की तरफ देखते हुए पूछा, काव्य बेटा 3 केक किसके लिए? इससे पहले कि काव्य कुछ जवाब दे पाता काया ने जल्दी से कहा, एक मेरे लिए, एक काव्य के लिए और एक विराट अंकल के लिए। तब कियारा को पता चला कि वो केक विराट के लिए खरीदे गए थे। कियारा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसे विराट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कियारा मनी मन गुनगुना उठी, ये दोनों बच्चे कब से विराट की इतनी ज्यादा केयर करने लगे? मुझे तो पता ही नहीं चला कि विराट को ये दोनों इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। कियारा को अब विराट से जलन होने लगी थी। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि विराट ने दोनों बच्चों के दिमाग पर कब्जा कैसे कर लिया। काव्य और काया दोनों ही काफी क्यूट और मिलनसार थे, लेकिन हर कोई इनका दिल नहीं जीत पाता था। ऐसे में विराट इनका दिल जीतने में कैसे कामयाब हो गया? कियारा को सोच में पड़े देख काया ने थोड़ा सैड होकर कहा, मम्मा आपको अच्छा नहीं लगा क्या कि हमने विराट अंकल के लिए केक खरीदा? काया की बात सुनकर कियारा चौंक गई। इतने में काया ने खुशी से अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेरे पास से ले लो, मेरे पास पैसे हैं। काव्य ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि कियारा के मूड का पैसे से कोई लेना देना नहीं था। काव्य को ऐसा लगा कि विराट अंकल की वजह से ही उनकी मम्मा दुखी है। काव्य ने मन ही मन सोचा, मम्मा शायद विराट अंकल को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मम्मा विराट अंकल को पसंद क्यों नहीं करती? वो तो इतने प्यारे इंसान है। कियारा ने झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए काया की गाल खींचते हुए कहा, मम्मा दुखी नहीं है बेटा, इनफैक्ट मम्मा जब अपने दोनों क्यूट से स्वीट एंजल्स के साथ होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। काया को भी अपनी मम्मा के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद था। काया ने भी अपना मुंह बनाते हुए क्यूटनेस से जवाब दिया, मम्मा देखो ना, ये मैंने और काव्य ने आपके लिए लिया है। काया ने केक का एक पीस कियारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ना मम्मा। कियारा को ये देखते हुए महसूस हो रहा था कि वो अपने दोनों बच्चों की तरह इमोशनल नहीं थी और ना ही उसका दिल उन दोनों के जितना बड़ा था। शायद उसे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता था कि कियारा उन्हें पूरा टाइम नहीं दे पाती थी और उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाती थी, इसलिए काव्य और काया को वो टाइम विराट से मिला और वो विराट से इतना अटैच हो गए। कियारा को लगा ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कियारा के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी और वो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से काव्य और काया विराट को इतना ज्यादा प्यार करते थे। ये भी तो हो सकता था कि बच्चों को मन ही मन में अपने पिता की कमी महसूस होती हो। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनके पिता की कमी को पूरा कर सके। जब तक विराट उनकी लाइफ में नहीं आया था तब तक उन्हें इतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन विराट के आने के बाद वो उसमें अपना फादर फिगर देखने लगे थे। अब तो इन दोनों को ये भी अच्छे से पता चल गया था कि विराट को किस तरह का केक खाना पसंद था। कियारा थोड़ी उदास हो गई। विराट ने शायद इन दोनों बच्चों को इस तरह से बर्ताव करते देखा होगा, तभी वो कियारा के सामने इस तरह का प्रपोजल रख पाया। कियारा को ये बात भी काफी अच्छे से पता थी कि सिर्फ वही ऐसी थी जो विराट की सेक्रेटरी होने के बाद भी ये जानती थी कि विराट को केक खाना पसंद था। पहले तो कियारा को लगा कि बस इतना ही था जो काफी था, लेकिन अब उसे ये पता चल रहा था कि वो अपने बच्चों की जितनी अच्छी नहीं थी। कियारा नहीं जानती थी कि विराट को किस तरह का केक खाना पसंद था। कियारा ने मन ही मन सोचा, मुझे तो नहीं पता था कि विराट सर को किस तरह का केक खाना पसंद है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि काव्य और काया को विराट सर इतना पसंद क्यों है, जबकि उन्होंने तो इन दोनों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। कपिल ने तो इन दोनों के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, और तो और कपिल विराट सर से भी ज्यादा स्वीट है। फिर भी ये दोनों विराट सर को इतना क्यों पसंद करने लगे हैं? काव्य और काया की एक्साइटमेंट और अटेंशन मुंबई लौटने के कुछ ही दिनों बाद से कपिल से विराट पर ट्रांसफर हो गई थी। कियारा को कपिल के लिए हमदर्दी महसूस होने लगी थी। कपिल उन दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ करता था और करता आ रहा था, इसीलिए कियारा चाहती थी कि कपिल वो अकेला इंसान हो जिसे उन दोनों बच्चों का सारा प्यार और केयर मिले। कियारा ने काया की नाक पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तुम लोग कपिल अंकल की तो इतनी केयर नहीं करते जितनी तुम विराट अंकल की करते हो। बातें करते हुए उन लोगों ने बैठने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। तभी काया ने चेयर खींचकर बैठते हुए एक्साइटमेंट से जवाब दिया, काव्य और मैंने कपिल अंकल के बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए सेविंग्स करनी शुरू कर दी है, और तो और आपको पता है हम लोग उनके बर्थडे पर केक भी बनाने वाले हैं। कियारा कुछ भी बोलकर बच्चों का एक्साइटमेंट कम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भी बच्चों की खुशी में खुश हो गई। कियारा ने चुप्पे से सोचा, अब तो ये पक्का हो गया है कि मेरे लिए अपने बच्चों को विराट सर से दूर रखना ही ज्यादा अच्छा होगा। यही इन दोनों के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, नहीं तो इन दोनों को बाद में बहुत दुख होगा। अगर गलती से भी विराट सर का प्रपोजल इन दोनों के सामने आ गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कियारा अपने बच्चों के सामने विराट के उस प्रपोजल का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों बच्चे उस प्रपोजल के पीछे छुपे विराट के मतलब को नहीं समझ पाते और इस बात को लेकर एक्साइटेड हो जाते कि उन्हें विराट के साथ और भी ज्यादा टाइम बिताने को मिलेगा, और इसका सीधा मतलब होगा ढेर सारी मुसीबत और परेशानियां। सारी शॉपिंग करने के बाद कियारा और बच्चे शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आए। बाहर रोड पर खड़े होकर वो लोग कैब के लिए वेट कर रहे थे। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। कियारा ने तुरंत ही दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया और रोड पार करके अपनी कैब का वेट करने के लिए सड़क के सामने वाले चौराहे पर चली गई।
हवा की वजह से ठंडक बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए कियारा ने दोनों बच्चों को जैकेट पहनाकर उसके बटन बंद कर दिए। कियारा टैक्सी लेने ही वाली थी कि उसके ठीक सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। कियारा को समझ में नहीं आया कि अचानक से कार ठीक उनके सामने आकर क्यों रुकी थी। इससे पहले कि कियारा को समझ पाती, दो आदमी कार से उतरे और उन्होंने काव्य और काया को उठा लिया और पलक झपकते ही कार में डाल दिया। काव्य और काया के हाथ से केक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चों को ऐसे उठाते और विराट के लिए खरीदे हुए केक को जमीन पर गिरते हुए देखकर कियारा हैरान रह गई। इससे पहले कि वो मदद के लिए किसी को बुला पाती, एक आदमी ने आकर उसका मुंह ढक दिया और उसे भी जबरदस्ती उठाकर कार के अंदर डाल दिया। कियारा का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर चुका था। उसे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। कियारा का पूरा शरीर कांपने लगा था और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जोर से सांस तक ले पाए। कियारा उन लोगों से कुछ पूछना चाहती थी, तभी उनमें से एक आदमी की धमकी भरी आवाज कियारा को सुनाई दी। चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनते ही कियारा एकदम से ब्लैंक हो गई। कियारा ने सामने देखा तो उसके सामने घुंघराले बालों वाला एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने कियारा को कसकर पकड़ लिया और धमकाने की कोशिश करने लगा। कियारा ये बात तो अच्छे से समझ गई थी कि इस समय वो इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। कियारा की आंखें डर की वजह से फैल गईं। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर मिला दिया। उस आदमी की धमकी भरी आवाज सुनकर कियारा की तो रोने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन दोनों लोगों ने काला चश्मा और काला मास्क पहना हुआ था, इसलिए उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। सभी ने काले रंग की टी-शर्ट और पैंट पहने हुए थे। दो लोग कार के पीछे की सीट पर बैठे थे और वहीं पर उन्होंने कियारा को डाला हुआ था। कार के आगे की सीट पर बैठे एक आदमी और ड्राइवर ने भी उनके ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था। कुछ देर तक गाड़ी में शांति रही। बस कियारा के दिल की धड़कनें ही शोर करती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद कियारा ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठा की और उसने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। आपको जो भी चाहिए वो सब मैं आपको देने को तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। कियारा की आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। इन शब्दों को कहते हुए कियारा बुरी तरह से कांप रही थी। काव्य और काया कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़े हुए थे। कियारा उन्हें देखने के लिए उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो कार के कोने में फंस गई थी और वो हिल तक नहीं पा रही थी। तभी एक काले कपड़े पहने हुए आदमी उसके नजदीक आया और कियारा को छूने की कोशिश करने लगा। उसे ये सब करते देखकर आगे की सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर ने मजाक में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि इस वक्त हम कार में बैठे हैं? तुमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा ना? अरे ये अभी भी हमारे पास ही है, इतनी जल्दी हमें से छोड़ने वाले नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। उस आदमी की बात सुनते ही कियारा बहुत डर गई, लेकिन अब उसने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। तभी एक और आदमी की आवाज आई, अगर तुम हमारी बात शांति से मान लेती हो तो ही अच्छा होगा, नहीं तो हम इतने भी ज्यादा शरीफ इंसान नहीं है। वैसे अपने बच्चों की चिंता मत करो, अभी के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर तुम हमारी बात मान लेती हो तो उनकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। बाकी इतनी समझदार तो तुम हो ही हो कि हमारी बात का मतलब समझ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को पहले से ही बताया गया था कि उसे क्या कहना था और क्या करना था। उसने कियारा को धमकाने के लिए उसके बाल खींचते हुए कियारा के चेहरे को थपथपाया और फिर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। कियारा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। कियारा ने पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? सच में मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक मामूली सी सेक्रेटरी हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग शायद किसी गलत इंसान को उठाकर ले आए हो सकता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। कौन थे ये लोग? इन्होंने कियारा और उसके बच्चों को किडनैप क्यों किया था? कियारा को किडनैप करने के पीछे इन लोगों का इरादा क्या था? केक शॉप पर कियारा को पता चला कि उसके दोनों बच्चे विराट से कितना ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने विराट की पसंद का केक खरीदा था। ये जानकर कियारा बहुत ही ज्यादा टेंस हो गई। कियारा बच्चों को अब विराट के नजदीक नहीं जाने देना चाहती थी। कियारा जैसे ही घर जाने के लिए तैयार हुई, कुछ अनजान लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। कियारा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि कियारा के पास कुछ भी नहीं था। अगर वो लोग कियारा को किडनैप भी कर लेंगे तो उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। कियारा को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने कियारा को किडनैप किया ही क्यों था। ना तो कियारा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ना बैंक बैलेंस था और ना ही कियारा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। ऐसे में उसे किडनैप करने के पीछे की वजह क्या हो सकती थी? उन लोगों में से एक आदमी ने बहुत ही बदतमीजी के साथ कहा, दरअसल तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और सेक्सी भी, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस तुम्हारे साथ आकर ही बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने आप को किस्मत वाला महसूस कर रहे हैं जो हमें तुम जैसी खूबसूरत औरत का साथ मिला। अब बस हमारी एक ही इच्छा है कि हम तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ बहुत ही खूबसूरत समय बिताएं। वैसे भी काफी वक्त हो गया है जब से हमने तुम्हारी जैसी किसी खूबसूरत औरत के साथ कुछ किया नहीं। उन लोगों में से एक काले आदमी ने कियारा को ऐसे देखा जैसे कोई बिल्ली अपना शिकार बनाने के लिए चूहे को देख रही हो। उसके ऐसे देखने पर कियारा बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। इस वक्त वो भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। कियारा भगवान से प्रार्थना ही कर सकती थी कि वो लोग कियारा और दोनों बच्चों को छोड़ दें। तभी एक और आदमी की आवाज सुनाई दी, तुम लोग हमेशा किसी औरत के साथ कुछ करने के बारे में ही सोचते रहो, काम का क्या है, वो तो होता रहेगा। अभी तो एक औरत मिल गई है, उसी के साथ मजे कर ले, है ना? उस आदमी के टॉन्ट को सुनकर बाकी गुंडे शांत हो गए। उस आदमी की व्यंग भरी धमकी सुनकर कियारा ने सोचा, ये आदमी शायद इन सभी गुंडों का लीडर, उनका बॉस होगा। तभी इन्हीं गुंडों के बॉस ने कहा, हमें पहले इस पूरे मामले को अच्छे से हैंडल करना होगा और कुछ भी करने से पहले हमें हमारे पैसे लेने होंगे। एक और आदमी की आवाज आई, और पैसे मिलने के बाद हम लोगों को इसके साथ कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसने जो ये मजाक किया था, इससे साफ पता चल रहा था कि ये उनके बॉस का बहुत खास और मुंह लगा आदमी होगा। तभी उसने इस तरह से बॉस के सामने बोलने की हिम्मत की। तभी उनमें से वही पहला आदमी जिसकी नीयत कियारा पर खराब थी, वो हंसते हुए बोला, ये विराट की सेक्रेटरी है, मैंने तो सुना है इसने पहले से ही विराट के साथ सब कुछ किया हुआ है। अगर हमारे साथ भी कुछ कर लेती है तो गलत तो नहीं होगा। वैसे ही सोचो, आज हमारे पास विराट की औरत है और पूरा मौका है कि हम इसके साथ जो भी चाहे कर सकते हैं। सोचो, ये सब कुछ कितना एक्साइटिंग है। विराट के साथ इन लोगों की क्या दुश्मनी थी? क्या ऐसा था कि विराट के किसी बिजनेस राइवल ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कियारा को किडनैप करवा लिया था? या सिर्फ इसलिए कियारा को किडनैप किया गया था कि वो विराट की सेक्रेटरी थी? वो सब लोग कियारा के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कियारा को जब इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो कियारा ने हैरान और परेशान होकर डरते हुए पूछा, आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया है? कियारा की बात सुनकर किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कियारा को अचानक न जाने क्या हुआ, उसने अपने सामने बैठे उन सभी लोगों को धमकाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं तुम लोगों पर किडनैपिंग का केस लगाकर तुम सब लोगों को जेल की हवा खिला दूंगी। और अगर तुम लोग विराट सर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो और इसलिए मुझे किडनैप किया है, तो तुम लोग शायद भूल रहे हो कि रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वो अगर तुमसे बदला लेने पर आए तो तुम्हारा क्या हाल कर सकती है। ये बात तो तुम लोगों की हरकतें देखकर ही समझ में आ गया है कि तुम लोग विराट सर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये सब कुछ करने के लिए वो तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका बदला तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है।
कियारा खुद को इन लोगों से बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। तभी कियारा की बात सुनते ही उनमें से एक आदमी ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, हम तो डर गए, हमें माफ कर दो। तुम देखो हम लोग कितना ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हें छोड़ देंगे और विराट को नुकसान पहुंचाने या तुम्हें किडनैप करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा। उसके हंसते ही गाड़ी में बैठे बाकी सारे लोग भी हंसने लगे। जेल केस। जैसे ही ड्राइवर ने कियारा के मुंह से ये शब्द सुने, उसने रियर व्यू मिरर में किसी बड़े और शातिर आदमी की तरह कियारा को देखा और जोर से हंसने लगा। वो लोग इतना जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों में से पानी आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस किडनैपर्स थे, इसीलिए उन्हें किसी बात का कोई डर। तुम देखो हम लोग कितना ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हें छोड़ देंगे और विराट को नुकसान पहुंचाने या तुम्हें किडनैप करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा। उसके हंसते ही गाड़ी में बैठे बाकी सारे शातिर आदमी की तरह कियारा को देखा और जोर से हंसने लगा। वो लोग इतना जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों में नहीं, तुम कितनी भोली हो ना, अब तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है कि विराट ने तुम्हें क्यों पसंद किया होगा। तभी कियारा ने सख्त आवाज में कहा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत मत करना, मेरा और विराट सर का कोई लेना देना नहीं है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और तुम लोग अपनी तरफ से ऐसा कोई उल्टा सीधा रिश्ता पैदा करने की कोशिश भी मत करना। कियारा तो इस बात का शुक्र मना रही थी कि काव्य और काया इस टाइम बेहोश थे। अगर वो बेहोश ना होते तो उन लोगों की बातें सुनने के बाद उनके बाल, मन और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता। हो सकता था उन्हें इस बात का सदमा भी लग जाता। तभी कियारा ने आगे कहा, विराट सर कोई राह चलते ऐसे वैसे आदमी नहीं है जिनका तुम लोग मजाक उड़ा सकते हो। शायद तुम विराट सर को अच्छे से जानते नहीं हो। कियारा की बात सुनते ही वो सभी लोग हंस पड़े और बोले, तुम अभी भी विराट को बचाने की कोशिश कर रही हो। तभी दूसरे आदमी ने कहा, तुम यहाँ उसकी पैरवी कर रही हो और उसने क्या किया? बदकिस्मती से उसे तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, उसने तो तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स भी अरेंज नहीं किए हैं। ऐसा लगता है कि अब उसका मन तुमसे भर गया है, इसीलिए वो तुम्हारी परवाह नहीं करता और उसने तुम्हें कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी है। उसकी बात सुनते ही कियारा का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हमें बदनाम करने की कोशिश मत करो। तुम लोगों के दिमाग में तो गंदगी भरी पड़ी है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हो। मैंने बोला ना, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है कुछ? कियारा की बात खत्म होते होते एक काले रंग के आदमी ने कियारा की ठुड्डी को अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया और बड़ी सी मुस्कान से कहा, तुम चाहे जितनी बकवास कर सकते हो, आज तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन एक बात याद से गांठ मान लो कि तुम्हारे साथ आज हम वो सब कुछ करके ही रहेंगे जो हमने सोचा है। अब तुम सोचो कि ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या विराट तुम्हें पसंद करेगा? तब तो उसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इतना कहकर वो आदमी कियारा के नजदीक जाने लगा। उसे कियारा के नजदीक जाते देख आगे बैठे दो लोगों ने जल्दी से उसे रोक लिया और उनमें से इनके बॉस ने कहा, ये तुम फिर से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें समझाया था ना कुछ देर सब्र रखो, लेकिन तुम तो गाड़ी में ही शुरू हो गए। हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार सारी चीजें अच्छे से सेट हो जाएं तो उसके बाद किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि तुम इस लड़की के साथ क्या करते हो। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे और इससे दूर रहोगे। तभी एक आदमी ने कहा, जो कियारा के शरीर को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था, हमने पहले से ही उसे पकड़ रखा है, ऐसे में उसके भागने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा रुक जाने से तुम्हारा कोई और नुकसान नहीं होगा, सब्र करो, जल्दी करने की कोशिश भी मत करना। आगे की सीट पर बैठे उनके बॉस ने धमकाते हुए कहा, हाँ, जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तब तक तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो भूल जाना तुम्हें कुछ भी मिलने वाला है। तभी उस आदमी ने, जो कियारा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए डायरेक्टली बॉस को सुनाते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे मन में यह बात नहीं आई थी। हाँ, नहीं आई, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं देखी। आगे की सीट पर बैठे आदमी ने भी ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों पर पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने अचानक हिलना डुलना बंद कर दिया और धीरे से बोला, ठीक है, इस वक्त तुम ही बॉस हो तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें इसके दोनों बच्चों से निपटना होगा, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कि सुनते ही कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराते हुए पूछा, तुम मेरे बच्चों के साथ क्या करने की सोच रहे हो? कियारा की बात सुनते ही उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कियारा के गाल को अजीब तरह से छूते हुए कहा, वो तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, तब तक के लिए थोड़ी शांति रखो। उस आदमी की बात सुनते ही कियारा के मन में बहुत ज्यादा निराशा पैदा हो गई। उसने हाथ जोड़कर उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों को जाने दो, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, तुम उन्हें किस बात की सजा दे रहे हो? उन सभी लोगों का ठिकाना कोई भी नहीं जानता था। कियारा का फोन उन्होंने पहले ही छीन लिया था। कपिल और टीना दोनों ही बिजी थे। ऐसे में ऐसा कोई इंसान कियारा को समझ नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सकती थी। कियारा ने चारों तरफ देखा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कियारा को कौन सी जगह ले जा रहे थे जिसके बारे में कियारा को कोई जानकारी नहीं थी। अगले ही पल कियारा ने देखा कि वो कोई सुनसान सी जगह थी, लेकिन कियारा को पता नहीं था कि वो लोग इस वक्त कहाँ थे। अगर कियारा भी भागने की कोशिश भी करती तो कियारा को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ भागना होगा। कार के रुकते ही काले रंग के आदमी ने कियारा को खींचकर बाहर निकाल दिया और जमीन पर पटक दिया। कार से बाहर आते ही कियारा ने उठकर अपने बच्चों को देखने के लिए जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की, तब तक उस आदमी ने कियारा को आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें उनसे अलग बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी ही वो लोग भी तुम्हारे साथ होंगे। ये सुनने के बाद कियारा ने फिर से कुछ बोलने की या करने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त कियारा उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बस निराश और हताश नजर आ रही थी और किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रही थी। क्या कोई चमत्कार होगा जो कियारा को बचा लेगा? क्या वो गुंडे कियारा के साथ अपनी मनमानी कर पाएंगे? क्या किसी को कियारा के किडनैप होने के बारे में पता चल पाएगा? रास्ते भर सभी किडनैपर्स कियारा को डराने और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। कियारा उनसे रिक्वेस्ट करके, डराकर, धमकाकर समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग उसे और उसके बच्चों को छोड़ दे, पर ऐसा लग रहा था कि वो लोग कियारा के बारे में सब कुछ जानते थे कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। उन लोगों ने कियारा को ले जाकर एक खाली कमरे में पटक दिया। कियारा किसी के बात करने की आवाजें साफ सुन सकती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बातें कर रहा है और उन गुंडों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है।
कियारा को जमीन पर धक्का देकर एक कोने में बैठा दिया गया। कियारा के हाथ पैरों को भी रस्सी से बांध दिया गया और उसकी आंखों पर काली रंग की पट्टी बांधी गई। कियारा के मुंह में भी कुछ ठूंस दिया गया था ताकि वो चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने के बारे में सोच भी ना सके और ना ही किसी से कुछ बोल पाए। कियारा उन लोगों से पूछना चाहती थी कि उन लोगों ने कियारा के बच्चों के साथ क्या किया था, वो उन्हें कहाँ ले गए थे। इसलिए कियारा ने चिल्लाने की कोशिश की, साथ ही कुछ और आवाजें भी निकालने की कोशिश की। ये बात तो साफ हो गई थी कि जो भी कुछ हो रहा था उन सब में गौतम परिवार के लोग शामिल थे। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। कियारा बस इसी उम्मीद में बैठी थी कि उसके दोनों बच्चे सही सलामत होंगे। सारिका का पाला बचपन से ही गैंगस्टर्स और गुंडों से पड़ता ही रहता था। पहले भी कई बार वो उनसे निपट चुकी थी। सालों पहले जब अरविंद जुआ खेला करता था और उधार पैसे देने वाले शार्क से पैसे उधार ले लेता था तो कर्जा वसूल करने के लिए बहुत सारे गुंडे उनके घर आते रहते थे। कियारा के दादाजी तो ये सब जानकर टूट गए थे। उन्होंने अरविंद की तरफ से अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। उन्हें तो लगता था कि अरविंद का जन्म उनके घर में सिर्फ उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए ही हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद दादाजी ने भी उन सभी गुंडों को पैसा चुकाने से मना कर दिया था ताकि उनके बाकी के बच्चों के लिए कुछ बच सके, वरना अरविंद ने तो सब कुछ डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारिका ने उन गुंडों को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने सारिका की रिक्वेस्ट भी नहीं सुनी। इसी वजह से सारिका अरविंद को सबक सिखाना चाहती थी, जो उसने बखूबी किया और अरविंद को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। अब तो हालत ये हो गई थी कि अरविंद बिना सारिका की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना होने के बाद भी सारिका ने इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने में अरविंद की बहुत मदद की थी। धीरे धीरे अरविंद ने सारिका की बात सुनना और मानना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अब अरविंद वही करता था जो सारिका उससे करने को कहती थी। कियारा के मन में बस एक ही बात चल रही थी, वो सोच रही थी जो भी कुछ हुआ था वो शायद गौतम फैमिली ही करवा रही थी। तभी कियारा को किसी आदमी के चलकर आने की आवाज सुनाई दी। वो आदमी अंदर आया और कियारा ने डरी हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कियारा को महसूस हुआ कि कोई कियारा के नजदीक आ रहा था और वो आकर कियारा के पास में बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों से कियारा के मुंह को जोर से दबा दिया। उसकी खुरदुरी उंगलियों और दबाने की वजह से कियारा का पूरा चेहरा दर्द करने लगा था। कियारा की आंखों पर काली पट्टी बनी हुई थी। उसके आंसुओं ने आंखों पर बनी काली पट्टी को भी भिगो दिया था। कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उस आदमी को लगा कि कियारा ने उसकी बात ना मानने की हिम्मत की थी। बस फिर क्या था, उस आदमी को न जाने अपना कौन सा गुस्सा उतारना था जिसने कियारा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि कियारा झटके से दूर जाकर गिरी। एक ही पल में कियारा को दिन में तारे नजर आ गए। कियारा के होठों से खून बहने लगा और माथे पर भी चोट के कारण खून निकल आया। कियारा के बाल बिखर गए। उसका पूरा चेहरा लाल निशानों से भरा हुआ था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, कियारा का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। कियारा इतनी खूबसूरत थी कि सभी गुंडे उसे देखकर ठंडी आहें भर रहे थे। एक आदमी ने कियारा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखकर कहा, भले ही इस औरत ने काफी सादी सी बहनजी टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। कियारा ने जब उसकी बात सुनी तो वो साफ साफ महसूस कर सकती थी कि उन लोगों की आवाज बहुत खराब थी और ये वही आदमी था जिसने अपने अंडर काम करने वाले गुंडे को कियारा के साथ गलत हरकत करने से रोका था। हो सकता था कि वो कोई अच्छा आदमी ना हो, लेकिन कियारा को ये लगा कि उसके पास दिमाग तो जरूर था। शायद कियारा उसके साथ बातचीत करके उसे रिक्वेस्ट कर सकती थी कि वो कियारा की सिचुएशन को समझे और उसे वहां से जाने दे। कियारा ने तुरंत ही अपना सोचा काम करने की ठान ली। कियारा तुरंत ही आवाज आने की दिशा में मुड़ गई और आवाज करने के लिए अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगी और अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगी। ऐसा करके कियारा उस कमरे में मौजूद उस आदमी जो उन गुंडों का बॉस था उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। वही शायद उन सबका लीडर था। कियारा की हरकत से उस आदमी का ध्यान कियारा की तरफ आ भी गया। वहां खड़े लोगों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस मुझे तो लगता है इस औरत को आपके अंदर दिलचस्पी है, तभी तो ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। उस आदमी की बात सुनते ही उनके बॉस ने सख्त आवाज में जवाब दिया, फालतू बकवास मत करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। इस वक्त सबसे जरूरी काम ये था कि हमें मिशन पूरा करना है जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें बस अपना पैसा लेकर तुरंत ही जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर निकलना होगा। उन सभी लड़कों में से एक ने हैरानी से पूछा, क्या सच में बॉस हमें मुंबई छोड़कर जाना होगा? वहां मौजूद एक और आदमी ने मायूसी से कहा, हम और कर भी क्या सकते हैं, हमें उन लोगों ने काम खत्म होते ही मुंबई छोड़ के जाने के लिए ही पैसे दिए हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम यही रहना चाहते हो? इससे पहले कि वो लड़का कुछ जवाब दे पाता उसी आदमी ने दोबारा कहा, अगर हम यहाँ रुके और हमें कुछ हो गया तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस आदमी ने हमें ये काम करने के लिए कहा है उसके परिवार की ताकत और रसूख को देखते हुए कोई भी इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। तभी उसी पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ रहने से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम दोनों में से कोई भी यहाँ रहता है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। मुंबई कोई इतनी छोटी मोटी जगह थोड़ी है कि किसी को भी पता चल जाए कि यहाँ कौन कब और कहाँ रहता है। और वैसे भी अगर हमें ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़े तो हमारे पास पैसे होने का क्या मतलब है, हम तो पैसे खर्च भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का मुंबई से बहुत ज्यादा प्यार करता था और यही रहना चाहता था। तभी उसी पहले वाले आदमी की आवाज आई, तब तो तुम्हें उस टाइम ये काम अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए था। अब जब तुम्हें ये काम अपने हाथ में ले ही लिया है तो जो भी नियम है वो तुम्हें मानने ही होंगे। कियारा गौर से उनकी आवाज सुन रही थी और अब तक कियारा इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि वहाँ कुल 3 लोग मौजूद थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातें सुनते ही कियारा ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, ये तीनों लोग ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप बस इतनी सी विनती सुन लो कि इसी बहस की वजह से बात बढ़ जाए और इन लोगों के बीच लड़ाई हो जाए। हो सकता है कि इनकी लड़ाई की वजह से ही हमें यहाँ से बचकर भागने का कोई मौका मिल जाए। इस टाइम कियारा के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, वो थी उस जगह से बचकर भाग निकलना। कियारा अपने दोनों बच्चों को बचाने और उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी। कियारा यही सब कुछ सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उन आदमियों में से एक की आवाज आई, ऐसा लगता है ये औरत कुछ बोलना चाहती है। तभी उन सभी गुंडों के बॉस ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अगर तुम यही रहना चाहते हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन इसके बाद जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर वो सब कुछ तुम झेलने के लिए तैयार हो तो तुम जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हो, चाहो तो अभी जाकर इस लड़की की बात भी सुन सकते हो। तभी एक और आदमी ने दूसरे से कहा, नहीं छोड़ो इसे और चलो काम पर ही चलते हैं। ये सुनते ही कियारा बहुत ज्यादा घबरा गई। क्या वो लोग काव्य और काय को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले? वो सभी लोग कियारा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उन्होंने जाने क्यों बच्चों को जाने नहीं दिया था। भले ही कियारा के हाथ पैर बंधे थे, फिर भी वो अपने बच्चों के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान थी और साथ ही साथ थोड़ी खुश भी थी कि भले ही काव्य और काया इस वक्त उसके साथ नहीं थे पर वो ठीक ठाक और बिल्कुल अच्छे से थे। कियारा अपने बच्चों को सही सलामत जानकर बहुत खुश हुई और जोर शोर से उठने की कोशिश करने लगी। उछलने की वजह से कियारा जमीन पर गिर पड़ी और उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा।
भले ही वो एक बेकार कोशिश थी, लेकिन फिर भी कियारा को कुछ करने की कोशिश तो करनी ही थी। तो कियारा कोशिश भी क्यों ना करे? आखिर बच्चे उसके अपने ही थे जो खतरे में थे। कियारा ने मन ही मन सोचा, अब तक तो मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए भी नहीं देखा है, और ना ही अभी तक मैंने अपने दादाजी की मौत का बदला लिया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? गौतम फैमिली को उनके कर्मों के लिए कोई सजा क्यों नहीं मिलती? ये सोचते सोचते कियारा की आंखों में आंसू छलक पड़े। बहुत ही जल्दी उसका पूरा चेहरा और उसकी आंखों पर बंधा कपड़ा कियारा के आंसुओं से भीग गया। लेकिन किसी ने भी कियारा पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी कोई मदद की, सिवाय उस आदमी के जो कियारा के साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था। कियारा बस ऐसे ही बैठी थी, उसका दिमाग काम करने की हालत में नहीं था। जल्दी ही कियारा ने कदमों की आहट सुनी। ऐसा लगा कि वो लोग वहां से चले गए। कियारा बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी। इस समय कियारा को क्या करना चाहिए? क्या वो गुंडे काव्य और काया के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले थे? क्या सच में कियारा अपने बच्चों को बचा पाएगी? ये कैसी परीक्षा थी? कियारा जमीन पर गिर गई और तब तक रोती गई जब तक उसकी सांसें नहीं अटकने लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसका रोना कम हुआ तो वो उठ गई और सिर टिकाने के लिए दीवार ढूंढने लगी। अब उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी। कियारा की बेबसी ने उसे निराश कर दिया था और वो खुद से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। वो ऐसे डर में थी जिसमें अगर कोई और होता तो वो अब तक बेहोश हो चुका होता। कियारा एक अजीब सी सिचुएशन में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कियारा की आंखें अब कभी सूरज नहीं देख पाएंगी। कियारा को हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। क्या कभी किसी को पता चल पाएगा कि वो लोग गायब हो चुके हैं? क्या कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा? ये गुंडे कियारा के साथ क्या करने वाले थे?